हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं यूपी टेट ईबीएस की होती हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा इस टाइम। और आज जो हमारी ये क्लास हो रही है 6 नंबर की, मतलब कि छठवीं क्लास है। इससे पहले हमने क्लास से अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है? अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर लगा लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और ये बताया गया है इसकी विशेषता कि ये बाघ और बारहसिंघा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन है पीलीभीत, सी ऑप्शन है बहराइच और डी ऑप्शन है सोनभद्र। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले दुधवा पशु विहार के नाम से जाना जाता था। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो दुधवा पशु विहार के नाम से जाना जाता था। 1977 ईस्वी में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। किसे? तो जो दुधवा नेशनल पार्क है इसे 1977 ईस्वी में 1977 में इसको राष्ट्रीय या नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। पहले किस नाम से जाना जाता था? दुधवा पशु विहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाता है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? मानव रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से थक्का जमाने और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए जिम्मेदार है? मतलब मानव शरीर, मतलब मानव में जो रक्त है उसका थक्का जमाने और रक्त ज़्यादा ना बहे, रक्तस्राव का मतलब होता है कि रक्त का बहना, ज़्यादा रक्त ना बहे, इसे रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन है श्वेत, तो बी ऑप्शन है हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? डब्ल्यूबीसी। ये हमारा है आरबीसी और ये है, इसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और फिर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जो हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमने और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए जो जिम्मेदार है वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स है। ठीक है, और जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ये क्या करती हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, मतलब सभी सेल तक ये ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करती हैं। और जो श्वेत रक्त कणिकाएँ या डब्ल्यूबीसी हैं, इनका कार्य होता है हमें प्रतिरक्षा प्रदान करना, मतलब रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 10 दिसंबर, 5 जून, 2 दिसंबर। तो जो ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर और 5 जून को आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? तो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो वो हुआ था 5 जून 1972 को, मतलब 5 से 16 जून तक ये हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है
भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ हमारा 16 सितंबर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर, 16 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा आपका? 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। और बाकी सारे हमने पहले देख चुके हैं, मतलब जो ऑप्शंस हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर पूछा गया है कि जितने ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक जैव जैव विविधता किस में पाई जाती है, ठीक है? अब जैव विविधता के लिए मतलब कौन सा ऐसा रीजन होगा जहाँ पर जैव विविधता जो है वो सबसे अधिक पाई जाएगी? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी हो और वर्षा भी अत्यधिक हो। तो वहीं जहाँ ऐसा कंडीशन होगा, ऐसी कंडीशन होगी, वहीं पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। पहला प्रवाल भित्तियाँ, तो प्रवाल भित्तियाँ जो है ये समुद्र में पाई जाती हैं। मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र और फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है तो केरल में है। और ये जो सर्वाधिक इन चारों में से जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी वो है उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी अत्यधिक होती है और वर्षा भी अत्यधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, मतलब केन्या के नैरोबी में है, ठीक है? क्या पूछा गया? मुख्यालय पूछा गया, तो आंसर तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ए ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है नैरोबी केन्या, सी ऑप्शन न्यूयॉर्क अमेरिका और डी ऑप्शन है पेरिस फ्रांस। तो जो यूएनईपी है इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है IUCN। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि IUCN लाल सूची, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, के अनुसार प्रजातियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो जो IUCN है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है इसको जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल लिख दें यहाँ पे, ठीक है? अच्छे से तो नहीं लिख जाएगा क्योंकि फिंगर से लिख रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन, यू से हो गया यूनियन, फॉर, सी से हो गया कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है? तो ये क्या हो गया? IUCN का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है? तो जो IUCN है ये क्या करता है कि ये कई सारी सूचियाँ, मतलब कई सारे रंग की सूचियाँ जारी करता है, जिसमें हम जैसे जो हमारी प्रजातियाँ हैं पेड़ पौधों की या जीवों की जो लुप्त प्राय हैं या संकटग्रस्त हैं या ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं या खतरे से बाहर हैं, इन सब के लिए एक एक बुक जारी करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये बुक जारी करता है कितनी श्रेणियाँ, उसमें कितनी प्रजातियों की श्रेणियों की बुक ये जारी करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। IUCN के द्वारा 9 प्रजातियों की श्रेणियाँ इसमें क्या की जाती हैं? जारी की जाती हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे रंग और बुक हैं, मतलब जो रंग हैं जो IUCN के द्वारा जारी की जाती है रंग की बुक। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 9 में से, कुछ मैंने इसमें शामिल किया है, आप उसको देख लीजिए। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी, पूछा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया है।
तो हेडक्वार्टर आपका, तो इसका जो मुख्यालय है ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लेड में है। ये कितने प्रकार की बुक जारी करता है? तो 9 रंग की बुक जारी करता है। अब इसमें से कुछ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने लिया है। तो एक तरफ तो बुक है और एक तरफ आपका क्या किया गया है, एक तरफ जो प्रजातियां हैं, जिसमें किस प्रकार की प्रजातियां रखी गई हैं उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक बुक, मतलब ब्लैक रंग की जो बुक है वो जारी करते हैं। तो उसमें किन प्रजातियों को रखा गया है इसको देखते हैं। तो इसमें उन्हें रखा गया है कि जो प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं या लुप्त होने की, जिनकी पुष्टि हो गई कि हाँ ये पुष्टि मतलब खत्म हो गई हैं। ठीक है, उन उन प्रजातियों को इसमें रखा जाता है। रेड डाटा बुक कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो रेड डाटा बुक ये पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अब स्थापना भी आपने देख लिया और मुख्यालय भी देख लिया। तो रेड डाटा बुक में किसे रखा जाता है, मतलब किन प्रजातियों को रखा जाता है? तो जो गंभीर रूप से संकट में है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो क्या हैं, गंभीर रूप से संकट में हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ग्रीन डाटा बुक में उन्हें रखा जाता है जो खतरे के बाहर है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो क्या है, खतरे के बाहर हैं, जिन पर कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित हैं, उन्हें ग्रीन डाटा बुक में रखा जाता है। ठीक है, ग्रीन क्या है? हरा भरा है, मतलब हरियाली का प्रतीक है हरा रंग, तो वो हरा भरा है, तो भाई क्या है कि वो सुरक्षित है। ठीक है, पिंक डाटा बुक, तो पिंक डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो जिन पर मतलब संकट आ सकता है या संकटापन्न प्रजातियां हैं, उन्हें हम पिंक डाटा बुक में रखते हैं। वाइट डाटा बुक, इसमें दुर्लभ प्रजातियां, जो प्रजातियां दुर्लभ हैं उनको किस में रखा जाता है? वाइट डाटा बुक में रखा जाता है। तो ये हमारी 5 जो है डाटा बुक, मतलब रंग की बुक, जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 9 प्रकार की प्रजातियों की श्रेणी को शामिल किया गया है। तो इसमें से मैंने 5 शामिल किया, मतलब 5 मैंने आपको बताया, और बाकी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम में केवल एक ही पूछा जाता है रेड डाटा बुक के बारे में, लेकिन बाकी और भी पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के सफल संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो सबसे पहली बात कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, अब ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, कैसे और विश्व स्तर पर? ठीक है, ए ऑप्शन है एशियाई शेर। एशियाई शेर जो है ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पर? तो गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ जो है ये हिमालय रीजन में पाया जाता है, जैसे कि हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है, वो इसके लिए हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी यूरोप, ठीक है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, एक बात आप ये मान लीजिए, पहले आंसर बता देते हैं फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो दक्षिण पूर्वी यूरोप का जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो मैदान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो इन दोनों के जो घास के मैदान है उन्हें हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, 1 नंबर इससे पक्का है। और बाकी जो मैंने आपको दिवस और जो चीज़ें बताई हैं इससे पहले वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसे तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लें, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से।
एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो कौन से हैं? पंपास। पंपास जो घास का मैदान है वो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे हम पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। वेल्ड जो घास का मैदान है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपी जो घास का मैदान है वो यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। इसे हम इसीलिए इसको क्या कहेंगे? यूरेशिया कहेंगे, क्योंकि यूरोप और एशिया की सीमा पर ये स्थित है। मतलब यूरोप और एशिया जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर ये स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? यूरेशिया। मतलब स्टेपी जो घास का मैदान है यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है। डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेरी ऐसे याद रखें, जो मेरे प्रिय थे, प्रेरी मीन्स प्रिय, जो प्रिय थे वो कहाँ गए? यूएसए और कनाडा चले गए। जो प्रियजन हमारे थे वो यूएसए और कनाडा चले गए। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा में, ठीक है। पुष्टाज मतलब हमें हष्ट पुष्ट रहने के लिए क्या करना होगा? हंगरी नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? हंगरी नहीं रहना चाहिए, मतलब भूखा नहीं रहना चाहिए। जब हम हंगरी नहीं रहेंगे तो हष्ट पुष्ट रहेंगे। मतलब पुष्टाज जो घास का मैदान है वो हंगरी में है। कैडबरी है वो कहाँ पर मिलती है? न्यूजीलैंड की कैडबरी बहुत अच्छी होती है। कैटबारी है, ठीक है, लेकिन हम याद करने के लिए इसको कैडबरी बोल देंगे। कैडबरी कहाँ की अच्छी है? न्यूजीलैंड की अच्छी है। तो कैडबरी जो घास का मैदान वो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ये तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ले चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसमें से पहला है साउथ अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसे जो वेनेजुएला में पाया जाता है और उसको कहते हैं लानोस। जो वेनेजुएला में जैसे तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है उसे हम लानोस बोलते हैं। ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान को कैंपास कहते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। और जो अमेजन नदी घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सेलवास बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब भारत में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भारत के में जो कटिबंधीय घास शीतोष्णीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग या गुलमर्ग बोलते हैं। और जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल या प्यार बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? ये सीधा अगर पूछता तो ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कथकली जो कि केरल का है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ये कहाँ? केरल का कौन सा है? तो कथकली है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है और आंध्र प्रदेश का है हमारा कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या 8 है, ठीक है। इसके लिए भी शॉर्ट वीडियो बना दी गई यूट्यूब पर, मतलब चैनल पर जाएं और उससे शॉर्ट वाली वीडियो वाला जो मतलब ऑप्शन खुलता है उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। उसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि डार्लिंग और मर्रे नदी कहाँ है? ऐसे याद रखें, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। हमारे जो डार्लिंग है वो कहाँ मरे गए? ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे याद रख लें आप। भैया कोई बुरा मत मानिएगा, बस खाली याद करने के लिए, मतलब याद रहे, हमारे दिमाग में बना रहे, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मरे डार्लिंग कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में मर जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? मरे और डार्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है? इसकी बात या इसकी चर्चा मैंने पहले ही की है, अगले मतलब क्वेश्चन ऊपर वाले ही क्वेश्चन में।
अगर याद हो आपको। तो ए ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण, बी ऑप्शन है रामसर संरक्षण, रामसर मतलब कि आर्द्रभूमि संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से है। सॉरी, अब हम बात करते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 में इस पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। और ये लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1989 में ये लागू हो गया था। तो देखिए 16 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि इसके संरक्षण के लिए जो समझौता हुआ था ये वाला प्रश्न हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला, क्योंकि देखना पड़ेगा वीडियो में, वीडियो कट गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हुआ कब था? तो ये हुआ था कब या कहाँ? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, और उसी के नाम पर इसका ये जो समझौता हुआ था उसी के नाम पर पड़ गया। मतलब जो शहर का नाम था मॉन्ट्रियल, उसी के नाम पर ये पड़ गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुए। और ये लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1989 में ये लागू हुआ था। हस्ताक्षर कब हुए? ध्यान रखेंगे, 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1989 में ये लागू हुआ। ठीक है, अब भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया या भारत ने कब इसे अपनाया? तो 1992 में भारत ने इसे अपनाया था, और इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से था। ठीक है, अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो अगला और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा है? कुंभ मेले से है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो कुंभ नासिक में मेला, मतलब जो कुंभ मेला है नासिक में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 स्थानों पर लगता है ये। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो नासिक में कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है। ठीक है, ए है शिप्रा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गोदावरी नदी, और डी है गंगा नदी। तो सबसे पहले हम कुंभ मेले के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आंसर अपना देखेंगे। ठीक है, तो जो कुंभ मेला है ये 12वें वर्ष पर लगता है। कब लगता है? तो प्रत्येक 12वें वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। अगर हम अर्ध कुंभ की बात करें तो ये हर 6वें वर्ष में अर्ध कुंभ हमारा लगता है। ठीक है, कुंभ मेले को यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें कब शामिल किया गया? तो 2017 को उसमें शामिल किया गया। ठीक है, जो कुंभ मेला है ये उत्तर प्रदेश के 4 स्थान पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? तो एक उत्तर प्रदेश के, सॉरी माफ़ करिएगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। ये भारत में 4 स्थान पर लगता है, मुझे ये कहना था। मैंने उत्तर प्रदेश में 4 स्थान कह दिया, तो माफ़ करिएगा। तो ये क्या है, जो कुंभ मेला है भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। नदी कौन सी है? किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा यमुना नदी का जो तट है वहाँ पर लगता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। कहाँ पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। किस नदी के किनारे? तो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक शहर में लगता है। नदी कौन सी है? मतलब किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो भारत में कितने स्थानों पर लगता है कुंभ मेला? तो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नदी कौन सी? नदी ही पूछी जाती अक्सर आपका, और मतलब कि राज्य दे दिया जाएगा, और राज्य का जो शहर है जहाँ पर लगता है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, गंगा यमुना के तट पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के नदी के किनारे। तो नासिक आपका पूछा गया तो गोदावरी नदी है यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट।
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चंस भी बने होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2, 3 और 4 जुलाई को है। 1 महीना अभी शेष आपका रह गया है, मतलब कि आज तो 23 तारीख है, ये 23 मई, 7 दिन इसमें और उधर जून में जो पूरा जून ले लीजिए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जो प्रश्न हैं आपको कैसे लगे, आपके कितने प्रश्न बने, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है?